नमस्कार दोस्तों, ये प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समतल दर्पण के बारे में, दर्पण का परिचय, फिर परावर्तन क्या होता है, फिर गोलीय दर्पण के अंग कौन कौन से हैं, यानी फोकस क्या है, ध्रुव क्या है, ये सारी चीजें हम लोग सीख चुके थे। अब इससे आगे इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में सीख चुके हैं कि देखिए, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो होता है दर्पण का ध्रुव, उत्तल में भी और अवतल में भी ये दर्पण का ध्रुव होता है। और गोलीय दर्पण का गोला इस साइड में बने तो समझ जाइए वक्रता केंद्र इधर होगा और फोकस भी इधर होगा। और अगर गोलीय दर्पण का गोलाई उस साइड में जाए, देखिए इस गोले को अगर कंप्लीट करेंगे तो पीछे के साइड में जाएगा, इस वजह से इसका वक्रता केंद्र इधर और फोकस इधर होगा। ये कैसे होता है वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में समझा रखा है। अब गोलीय दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? तो पहला नियम यह है कि अगर किसी गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश आकर गिरे, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश जाकर टकराए तो दर्पण से जब परावर्तन होगा, यानी दर्पण से टकराकर जब प्रकाश वापस होगी तो वो हमेशा फोकस से होकर जाएगी। अब इसमें फोकस सामने ही था तो इसलिए फोकस से होकर गई, जबकि इसमें क्या होगा, तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आकर टकराए, देखिए इस साइड से तो पॉलिश है, तो पॉलिश की साइड से प्रकाश टकराएगा तो परावर्तन होगा नहीं, और परावर्तक तल इधर है। तो अगर उत्तल दर्पण पर इधर से प्रकाश जाकर टकराए, प्रकाश को हमेशा दर्पण पर बाएं हाथ की तरफ से डालते हैं, कभी भी दाएं हाथ की तरफ से नहीं डालते, और दर्पण को बनाते भी इस वजह से हैं, इसी तरह से है। दर्पण को कभी भी ऐसा नहीं बना सकते इस तरह से कि पॉलिश को बाएं हाथ की तरफ कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो आगे स्पष्ट होगा जब मैं आगे पढ़ाऊंगा इसमें कि चिन्ह परिपाटी कैसी होती है इसकी, तब आपको ये स्पष्ट हो जाएगा बढ़िया से। तो देखिए, अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाकर एक प्रकाश की किरण टकराए तो क्या होगा, इस पॉलिश को भेद कर दूसरे तरफ तो प्रकाश जाएगा नहीं, तो फिर फोकस से होकर बेचारा कैसे जाए? तो क्या होगा, ये इस तरह से वापस होगा, इस तरह से वापस होगा, ये इस तरह से वापस जाएगा कि ये ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फोकस से आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फोकस से आ रहा है, जबकि गया कहां से, ये प्रकाश इधर से गया, इस पर टकराया, अब पॉलिश लगा है इस वजह से दूसरे पार तो जा नहीं जा सकता, तो इसलिए इस तरह से वापस होगा कि ऐसा लग रहा है जैसे फोकस से होकर आ रहा है। तो देखिए, अगर पहला नियम क्या है गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम में, पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद या तो फोकस से होकर जाती है या फिर फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो इस बात को मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने लिख दिया है। अब हम लोग दूसरा नियम समझते हैं। तो देखिए दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जा रही है, यानी फोकस से होकर जाए, देखिए फोकस से होकर जा रही है, अगर कोई प्रकाश की किरण है जो फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर वापस लौटेगी। ये है दूसरा नियम, पहले नियम का जस्ट उल्टा। पहला नियम क्या था, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर वापस जाएगी। इसी का उल्टा दूसरा नियम है, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी। और इसमें क्या होगा, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस पर जाती हुई प्रतीत हो रही है, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे फोकस पर जा रही है, लेकिन दूसरे साइड में तो पॉलिश लगा है, तो दर्पण के दूसरी तरफ तो प्रकाश जा नहीं सकता, इसलिए अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस पर जाती हुई प्रतीत हो रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर वापस जाएगी, यानी मुख्य अक्ष के समांतर होकर वापस जाएगी। ये रेड वाला जो है लाइन, यही मुख्य अक्ष है। तो दूसरा नियम यह है, मैं लिख दे रहा हूं, तो यहां पर मैंने लिख दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद तीसरा और सबसे लास्ट नियम है कि अगर गोलीय दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए और फिर जाकर उस पर टकराए, देखिए वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो जब ये दर्पण पर टकराएगी और वापस होगी तो उसी मार्ग पर बिना विचलित हुए वापस लौट जाएगी, यानी वक्रता केंद्र पर जाने वाली प्रकाश जैसे इसमें है, इसमें अगर वक्रता केंद्र पर कोई प्रकाश जाती हुई प्रतीत हो रही है, देखिए ये प्रकाश ऐसा लग रहा है जैसे वक्रता केंद्र पर जा रही है, तो ये जब दर्पण से वापस होगी तो उसी रास्ते पर वापस हो जाएगी। देखिए मैंने लिख दिया है और आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण की मदद से हम लोग प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। प्रतिबिंब बनाते समय आप तीन बातें ध्यान में रखिए। देखिए पहली बात क्या है, पहली बात दिमाग में रखना है कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। इस बात को ध्यान में रखिए। आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है ये आप थोड़ी देर में जान जाएंगे, तो अभी के लिए इतना ध्यान में रखिए कि आभासी हमेशा सीधा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। आभासी हमेशा सीधा, वास्तविक हमेशा उल्टा होगा। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि प्रतिबिंब बनाते समय हमेशा दो किरण डालने हैं, और पहला किरण सीधा डालना है और दूसरा किरण तिरछा डालना है, इतना ध्यान में रखिए। तीसरी बात जो हमसे पूछेगा, देखिए किसी भी प्रतिबिंब को आप बनाइए, उस प्रतिबिंब के बारे में हमेशा तीन बातें ध्यान में रखना है, यानी कि तीन बात आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहला, प्रतिबिंब का आकार,
प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी 3 बातें बतानी है प्रत्येक प्रतिबिंब के बारे में। अभी 6 बनेंगे और उन सब के बारे में कैसे बताना है वो सब लिखेंगे। तो तीसरा बात हम लोग लिख लेते हैं, आकार, स्थिति, प्रकृति, 3 बातें बतानी है किसी भी प्रतिबिंब के बारे में। तो देखिए भाई, ये आपके सामने अवतल दर्पण बना है, ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया, और इसके सामने हम वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो सोचिए, आप वस्तु को अनंत पर रख सकते हैं, यानी दर्पण के सामने अनंत पर वस्तु को रख दें, या फिर अनंत और सी के बीच में रखें, फिर सी पर, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पर, और फिर एफ और पी के बीच में, यानी 6 स्थितियां बनती हैं। तो 6 स्थिति में हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत पर है। अगर मान लीजिए इस अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु है जो कि अनंत पर रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा या कैसा होगा इसका प्रतिबिंब, तो इसको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे ज्ञात, जब वस्तु अनंत पर हो, तो मान लेते हैं यहाँ पर अनंत है, अब इसका प्रतिबिंब हमें बनाना है। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा कितने किरण डालने हैं, हमेशा 2 किरण डालने हैं। तो पहला किरण कैसा डालना है, सीधा। तो मैंने पहला किरण सीधा डाल दिया। अब पहला किरण मैंने सीधा डाला। अब आप जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से होकर जाएगी, तो वो फोकस से होकर जाएगी। तो इस तरह से वो फोकस से होकर लौट जाएगी। और दूसरा किरण हमें तिरछा डालना है। तो दूसरा किरण मैं तिरछा डालना चाहता था, लेकिन अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों की खास बात होती है कि अनंत से आने वाली सारी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो इस वजह से एक किरण मैंने इस तरह से डाला है, तो मजबूरी में दूसरा किरण मैं तिरछा डालना चाहता था, फिर भी इसको सीधा डालना पड़ रहा है और मुख अक्ष के समांतर ही डालना पड़ गया, क्योंकि अनंत से आने वाली सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। और जब दूसरा भी समांतर डाले तो वापस होगा, तब तो नियम से ही वापस होगा, ये भी जाएगा फोकस से होकर। और देखिए, दोनों किरणें दर्पण पर टकराई और टकराने के बाद जहां पर मिलेंगी, समझ लीजिए कि वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। अब यहां पर फोकस पर प्रतिबिंब बन गया। अब इस प्रतिबिंब के बारे में 3 बातें पूछा जाएगा। सबसे पहला आकार, स्थिति और प्रकृति। तो सोचिए इसका आकार क्या है, तो इसका आकार क्या है, तो ये बिंदु आकार का है। ये किस आकार का है, ये बिंदु आकार का है। यही जानते हैं कि अगर अनंत पर कोई चीज है तो वो बिंदु आकार का ही होगा। देखिए जैसे तारे हैं, अब तारे इतने बड़े बड़े हैं फिर भी हमें बिंदु आकार के दिखते हैं, क्यों, क्योंकि अनंत पर है। तो कोई भी चीज अनंत पर होगा, कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है आपसे बहुत दूरी पर खड़ा है तो वो भी छोटा सा दिखेगा। तो अनंत पर कोई भी वस्तु हो, चाहे जितना बड़ा हो, वो बिंदु आकार का ही बनेगा, बिंदु आकार की ही बनेगी। स्थिति कहाँ है, तो फोकस पर। और अगर दर्पण के सामने प्रतिबिंब बना है तो ये हमेशा वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और वास्तविक हो गया तो भाई वास्तविक होते ही उल्टा होगा ही होगा। वास्तविक कभी भी सीधा नहीं हो सकता, आभासी कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। तो वास्तविक हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। आभासी होता तो सीधा होता। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने अनंत पर वस्तु को रखकर देख लिया। अब थोड़ा सा नजदीक लाते हैं, यानी अनंत और सी के बीच में अगर वस्तु अनंत और सी के बीच में रखा हुआ है तो फिर इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये देखते हैं हम लोग। तो अनंत और सी के बीच में अगर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप प्रतिबिंब बनाकर देख लीजिए। प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, हमेशा 2 किरण डालना है, एक सीधा एक तिरछा, बस यही फार्मूला लगाना है। तो देखिए एक सीधा किरण डाल दिए, सीधा डाले तो वो कहाँ से होकर जाएगा, वो जाएगा हमारा फोकस से होकर गया। और दूसरा हमें तिरछा डालना है, एक सीधा एक तिरछा डालना है। तो एक सीधा मैंने डाल दिया, अब तिरछा डालते हैं। तो तिरछा या तो आप वक्रता केंद्र से डालिए या फिर एफ से डालिए। तो हमेशा वक्रता केंद्र से ही डाला जाता है प्रायः। तो देखिए वक्रता केंद्र से डाले। अब आप जानते हैं कि जो वक्रता केंद्र से किरण जाएगा वो उसी मार्ग पर वापस हो जाएगा। तो सोचिए, ये प्रकाश दर्पण से टकराने के बाद ये वाली है और दर्पण से टकराने वाली प्रकाश ये वाली है। तो दोनों आपस में कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पर काट रहे हैं। अब मुख अक्ष से लेकर यहाँ तक की लंबाई, यही हमारी प्रतिबिंब की लंबाई है। अब इस प्रतिबिंब के बारे में आपसे 3 बातें पूछा जाएगा, ये तीनों। अब आप इन तीनों बातों को लिख सकते हैं। क्या क्या होगा, आकार बताइए आपका क्या है, तो वस्तु से छोटा है, आप देख सकते हैं वस्तु से छोटा। तो आकार क्या है, वस्तु से छोटा। दूसरा स्थिति पूछेगा, तो सी और एफ के बीच। भाई आप देख ही रहे हैं उल्टा है, तो उल्टा है तो उल्टा है यानी कि वास्तविक है, तो वास्तविक और उल्टा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने अनंत पर रखा था तो एफ पर बना था बिंदु आकार का। जब मैं वस्तु को थोड़ा नजदीक लाया, यानी अनंत और सी के बीच में, तो प्रतिबिंब थोड़ा इधर आ गया और थोड़ा सा बड़ा हो गया और सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बना। और अब वस्तु को हम लोग रखेंगे सी पर ही, यानी अगली स्थिति होगी हम वस्तु को रखेंगे सी पर। और सी पर रखकर जब हम वस्तु को इसका प्रतिबिंब बनाते हैं तो देखते हैं कि सी पर वस्तु को रखे तो प्रतिबिंब सी पर ही बन गया। और सबसे खास बात है कि जितना बड़ा वस्तु था उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बन जाएगा। इस तरह से जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। अब बनाकर देख लीजिए आप, ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इससे हमेशा 2 किरण डालेंगे, एक सीधा एक तिरछा। तो पहला सीधा डालेंगे, देखिए सीधा डाल दिए। अब ये कहाँ से होकर वापस जाएगा, फोकस से। तो देखिए फोकस से होकर वापस जा रहा है इस तरह से। और दूसरा किरण कहाँ से डालेंगे, तो दूसरा किरण फोकस से डालेंगे। देखिए फोकस से डाल दे रहे हैं। और फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण हमेशा मुख अक्ष के समांतर होकर वापस जाती है।
तो ये कहाँ पर काट दी, यहीं पर, और यहाँ से देखिए इसकी लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है, यानी आकार क्या है, वस्तु के बराबर। स्थिति क्या है, अगर वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, इस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट स्थिति है, इसको ध्यान में रखना है। आप लोग इसमें शॉर्ट लीजिए। अगली स्थिति है जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो। देखिए सी और एफ के बीच में हो, जब वस्तु सी और एफ के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा दो किरण डालें, एक सीधा एक तिरछा। तो पहला किरण हम लोग डालते हैं सीधा, देखिए सीधा डाल दिए, कहाँ से ऊपर जाएगा, फोकस से, तो फोकस से ऊपर चला गया, मान लीजिए ये फोकस से ऊपर चला गया। तो दूसरा किरण हमें डालना है तिरछा, तो तिरछा कैसे डालेंगे, तो वक्रता केंद्र से डालते हैं, और वक्रता केंद्र से कैसे डालेंगे, तो इसके सिरे को टच करता हुआ और वक्रता केंद्र को टच करता हुआ एक प्रकाश का किरण मैंने भेज दिया। अब ये वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है, इस वजह से जिस रास्ते पर गया है उसी पर वापस आएगा, और उसी पर वापस आएगा तो आगे जाकर ये यहाँ पर काट देगा, और जहाँ पर काट दिया वहीं से यहाँ तक का ये क्या हो गया, प्रतिबिंब की लंबाई हो गई। तो देखिए वस्तु से अब की बार प्रतिबिंब बड़ा बना है, जैसे जैसे वस्तु को मैं नज़दीक लेकर जा रहा हूँ वैसे वैसे प्रतिबिंब दूर होता जा रहा है और वस्तु से बड़ा होता जा रहा है, यानी कि बड़ा होता जा रहा है। देखिए वस्तु उधर जा रहा है, प्रतिबिंब इधर आ रहा है और बड़ा होता जा रहा है। तो अब की बार आकार क्या है, तो वस्तु से बड़ा है, सी से पीछे, सी के पीछे, कुछ लोग लिखते हैं सी से परे, तो दोनों सही है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। अगली स्थिति है जब वस्तु एफ पर हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। हमेशा प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण, एक सीधा एक तिरछा डालते हैं हम लोग। पहला डाल दिए सीधा, और सीधा डालेंगे तो कहाँ से होकर जाएगा, हमेशा फोकस से होकर जाएगा। जब भी मुखच के समांतर जाएगा फोकस से होकर जाएगा। और दूसरा क्या डालना है, इसको टच करता हुआ इसको टच करे, तो देखिए इसको टच करता हुआ इसको टच करवा दिए, ऐसे जा रहा है प्रकाश की किरण। अब प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी और वस्तु को टच करते जाएगी तो वो जिस रास्ते पर गए हैं उसी रास्ते पर वापस होगी, और वापस हुई तो ये ऐसे जा रही है सीधे। अब देखिए ये दोनों किरणें समांतर हो गई, और जब किरणें समांतर हो जाएगी तो समांतर किरणें अनंत पर मिलती हैं, यानी आकार कितना बड़ा बनेगा, तो सोचिए ये अनंत पर जाकर मिलेगा, तो पता नहीं कहाँ जाकर मिलेगा, नीचे जाता ही जा रहा है, तो यानी आकार हो जाएगा अनंत आकार का, यानी बहुत बड़ा हो जाएगा। और स्थिति क्या होगी, तो स्थिति अनंत पर, यानी प्रतिबिंब की स्थिति भी अनंत पर होगी और आकार भी उसका अनंत होगा, बहुत बड़ा होगा। तो ये हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थिति है जब वस्तु एफ और पी के बीच में हो, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में हो, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा दो किरण डालते हैं, इस बार भी वही करेंगे, एक सीधा एक तिरछा। तो पहला मुखच के समांतर डाले, अब ये कहाँ से होकर जाएगा, तो ये जाएगा फोकस से होकर, इस तरह से फोकस से होकर गया। और दूसरा हमें डालना है तिरछा, यानी कि वक्रता केंद्र को टच करता हुआ, एक मुखच के समांतर और एक वक्रता केंद्र को टच करता हुआ। तो इससे डाले तो इस तरह से जा रहा है किरण, और ये इधर ऐसे फैलता जा रहा है, तो जिस रास्ते पर गया है उसी पर वापस होगा। और इधर देखते हैं कि ये फैलता हुआ जा रहा है, और अगर इधर फैलता हुआ जा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि इधर ये सिकुड़ता हुआ जा रहा है, और अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये आगे चलकर यहाँ पर काटता हुआ प्रतीत होगा, और यहाँ पर काटता हुआ प्रतीत होगा, इसलिए पहली बार प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बन गया। और सीधा बनने का मतलब हुआ कि ये आभासी बन गया, यानी कि पहली बार जब एफ और पी के बीच में रखते हैं तब हमें प्रतिबिंब देखने को मिला आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। स्थिति क्या है, तो दर्पण के पीछे, और आकार क्या है, तो भाई वस्तु से बड़ा है। अवतल दर्पण से केवल यही एक ऐसी स्थिति है जब प्रतिबिंब आभासी और सीधा बना है, बाकी हमेशा क्या बनता था, वास्तविक और उल्टा बनता था। इस वजह से ये विधि या ये जो स्थिति है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में पूछता कैसे कि अवतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो आप बता सकते हैं कि जब वस्तु को एफ और पी के बीच में रखते हैं तो उसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अवतल दर्पण समाप्त हुआ, अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहली स्थिति इसमें क्या होगी, देखिए इसमें फोकस, वक्रता केंद्र ये सब पीछे है, और पीछे हम वस्तु को रख नहीं सकते, आगे ही वस्तु को रखना है। तो इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा स्थितियां नहीं है, केवल दो स्थितियां हैं, जिसमें से पहली स्थिति है या तो आप वस्तु को अनंत पर रख लें या अनंत और पी के बीच में कहीं पर रख दें, दो ही स्थिति बनती है, क्योंकि एफ सी ये सब तो पीछे है। तो सबसे पहला स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर, तो अनंत पर मान लेते हैं यहाँ पर वस्तु रखा है। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है हमें, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा कितने किरण डालते हैं, दो किरण। तो चलिए डाल देते हैं। सबसे पहला किरण मैंने डाला मुखच के समांतर, और मुख अक्ष के समांतर जो किरण जाती है वो हमेशा फोकस से होकर जाती है, लेकिन इसमें तो इधर पॉलिश लगा है तो जो प्रकाश है वो उस पार जा नहीं पाएगा। इस वजह से ये इस तरह से वापस होगा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये फोकस से होकर आ रहा है। देखिए फोकस से होकर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। और दूसरा किरण हमें तिरछा डालना था, पर अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा समांतर मानी जाती है, इस वजह से दूसरे किरण को भी हमें इसी तरह से डालना पड़ेगा, समांतर ही डालना पड़ेगा, क्योंकि अनंत से आने वाली सारी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो समांतर ही डाल दिए।
और इसको क्या करेंगे, इसको भी ऐसे वापस होगा ये कि ये ऐसा लग रहा है जैसे फोकस से होकर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, और इस वजह से फोकस पर फिर से काट दिया, और फोकस पर काट दिया, इस वजह से इसका आकार क्या होगा, तो आकार होगा बिंदु आकार का। भाई अनंत पर वस्तु रहेगा तो बिंदु आकार का ही प्रतिबिंब बनेगा चाहे जो हो, क्योंकि तारे अनंत पर हैं, बिंदु आकार के हैं, क्योंकि बहुत दूर है, और स्थिति क्या है, फोकस पर, फोकस पर। और दर्पण के दूसरे तरफ काटता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बना, और आभासी हमेशा सीधा होता है, तो ये सीधा प्रतिबिंब है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सबसे आखिरी वाला देखते हैं, जब वस्तु अनंत और पी के बीच में हो। देखिए अनंत पर रखकर देखिए, अब हम लोग रखते हैं अनंत और पी के बीच में। देखिए अनंत और पी के बीच में, तो अनंत और पी के बीच में रखने के बाद इसका प्रतिबिंब बनाना है तो दो किरण डालेंगे। सबसे पहला किरण डालेंगे मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर जाने वाला किरण इस तरह से वापस जाता है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये फोकस से होकर जा रहा है। देखिए लग रहा है ऐसे जा रहा है। और दूसरा किरण हमें तिरछा डालना है, तिरछा डालना यानी कि वक्रता केंद्र की सिधाई पर डाल दीजिए, तो ऐसे डाल देते हैं। और जो किरण वक्रता केंद्र की सिधाई पर जाएगा वो उसी रास्ते पर वापस हो जाएगा। देखिए ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये वक्रता केंद्र पर जा रहा था। देखिए, और इसने कहाँ काटा, तो ये काट ही नहीं रहा है, ये काटता हुआ प्रतीत हो रहा है, और यहाँ पर काटता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखिए दर्पण के दूसरे तरफ, और दर्पण के दूसरे तरफ जब भी काटेगा तो आभासी और सीधा तो बनेगा ही। देखिए सीधा है, और सीधा है तो आभासी है। आप लोग इसका आकार बता सकते हैं, तो वस्तु से छोटा है वो दिख ही रहा है, वस्तु से छोटा। स्थिति क्या है, तो P और F के बीच, P और F के बीच। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इन सारी बातों को मैं इकट्ठा करके लिख दे रहा हूं। समतल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा। और उत्तल दर्पण से, देखिए समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इन दोनों से वास्तविक प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता, हमेशा आभासी बनेगा। दोनों में अंतर यह होगा कि समतल दर्पण से जो आभासी बनेगा वो हमेशा वस्तु के बराबर होगा, और उत्तल दर्पण से जो बनेगा वो हमेशा वस्तु से छोटा होगा। लेकिन अगर आपको आभासी प्रतिबिंब चाहिए और वस्तु से बड़ा चाहिए तो आपको अवतल दर्पण लेना पड़ेगा, और वस्तु से बड़ा बनाने के लिए P तथा F के बीच में रखना पड़ेगा, P तथा F के बीच में रखना पड़ेगा, कहीं पर रख दीजिए, तो ये हमेशा आभासी और वस्तु से बड़ा बन जाएगा। यानी कि आभासी प्रतिबिंब आपको वस्तु के बराबर चाहिए, समतल दर्पण ले लीजिए, वस्तु से छोटा चाहिए, उत्तल ले लीजिए, बड़ा चाहिए, अवतल दर्पण ले लीजिए। उत्तल और समतल को वास्तविक प्रतिबिंब से मतलब ही नहीं है। अगर आपको वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए तो वस्तु के बराबर चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप लोग अवतल दर्पण लेंगे। अगर आपको वास्तविक और वस्तु से छोटा चाहिए तो C से परे रख दीजिए वस्तु को, अवतल दर्पण के सामने C से परे, परे माने पीछे, इधर रख दीजिए। अगर आपको वस्तु के बराबर चाहिए तो C पर रख दीजिए, और अगर वास्तविक और वस्तु से बड़ा चाहिए तो C तथा F के बीच में, C तथा F के बीच में रख दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बन जाएगा। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए।